गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का ISPCS एक्सेस चैनल पर। आज हम लोग एक एग्ज़ाम के मद्देनज़र महत्वपूर्ण टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। वो है 16वें वित्त आयोग। ये थोड़ा स्पेलिंग इधर हो गया, 16वें वित्त आयोग, ठीक है। जो 72वीं BPSC के प्री और मेंस के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग उसको थोड़ा डीप से अध्ययन करेंगे ताकि प्री और मेंस का जो सवाल है तो उसे छूटे नहीं, ठीक है। अन्य जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम है उसके बच्चे भी आप इसको ध्यान में रख ले, आपके इससे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप बना सकते हैं, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा डीप से देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला है 16वें वित्त आयोग। उससे पहले बात करते हैं वित्त आयोग कि वित्त आयोग होता क्या है, आखिर यह है क्या। देखिए, वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। वित्त आयोग है क्या। वित्त आयोग जो है एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है। संवैधानिक निकाय इसलिए है कि इसकी चर्चा जो है संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है, और 280 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक 5 साल पर जो है वित्त आयोग का गठन करेगा, और यदि जरूरत पड़े तो उससे पहले भी कर सकते हैं गठन। ये चीज़ याद रख ले। वित्त आयोग की जो चर्चा अनुच्छेद 280 में किया गया, इसका गठन राष्ट्रपति करते हैं प्रत्येक 5 साल पर, मिनिमम 5 साल पर यह अमूमन होता है, ठीक है। इसमें जो होते हैं 5 सदस्य होते हैं, इसमें 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष इनके अभी जो है अरविंद पनगड़िया जी हैं, और जो 4 अन्य सदस्य होते हैं इसमें आप लोग ध्यान रख लें कि 2 जो है पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, ठीक है। इनका भी समय पूर्ता रहता है, और किसी का उम्र पूर गया ते हो गया, या किसी का देहांत हो गया ते भी चले जाते हैं। और 2 जो है अंशकालिक सदस्य होते हैं। अंशकालिक सदस्य का आना जाना लगा रहता है, इसलिए जब आप एग्जाम दें तो एग्जाम देने से पहले एक बार देख लें कि अभी वित्त आयोग के सदस्य कौन है, अध्यक्ष कौन है। इनके सचिव जो वर्तमान में ऋत्विक रंजन पांडे को बनाया गया, ठीक है। 16वें वित्त आयोग। 16वें वित्त आयोग है जिनका गठन जो 31 दिसंबर 2023 को किया गया। आप लोग इतना याद रख ले, 23 को किया गया, 31 दिसंबर 2023 को। लेकिन इन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया 2026 से, 1 अप्रैल 2026 से, और इसका कार्यकाल अमूमन जो है 5 साल का होता है, तो 2031 तक कार्यकाल इसका रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इनका कार्य। ये कार्य ये करता है कि केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच कर के बंटवारा करता है। साथ ही केंद्र को यह सलाह देता है कि वित्तीय संबंधी क्या सुधार किया जाए ताकि जो देश की स्थिति सुधरे, जो समस्या हो समाधान हो सके, इसकी संबंधित सिफारिशें की जाती हैं, ठीक है। अब की बार का जो 16वें वित्त आयोग है वो थोड़ा बदलाव किया है। पहले ये रखता था कि कर अंतरण जो स्थान होता था उसमें जो पात्रता आधारित व्यवस्था की गई थी, लेकिन अब की बार क्या किया गया, अनुपालन संचालित राजकोषीय संघवाद की सिफारिश की गई है 16वें वित्त आयोग द्वारा। ये मूल चीज हो गया वित्त आयोग से संबंधित, क्या क्या कार्य करता है, क्या है। अब आते हैं 16वें वित्त आयोग में, इन्होंने क्या काम किया है और क्या सिफारिशें की है। तो इनकी प्रमुख अनुशंसाएं हैं। देखिए, ये करता क्या है, जो कर मिलता है उसको बंटवारा करता है। राज्य में बंटवारा करता है, किस राज्य को कितना देना है। ऐसे तो बहुत से राज्य हैं, किसको क्या क्या दें, उसके हालात पर, उसके योगदान पर, उसके क्षेत्रफल के आधार पर दिया जाता है। इसमें प्रमुख अनुशंसाएं क्या है। 2 कर है, ऊर्ध्वाधर कर अंतरण। देखिए, ऊर्ध्वाधर कर अंतरण है, इसमें क्या है, केंद्र को जो भी कर मिलता है, केंद्र सरकार को जो भी कर मिलता है, सारा का सारा कर, उसमें से कुछ कर के कुछ हिस्से को राज्य में बंटवारा किया जाता है, ठीक है। तो जो 15वें वित्त आयोग थे, इससे पहले उन्होंने राज्य के मध्य जो करों की हिस्सेदारी थी, जो 100% में से 41% रखा था, ठीक है। 16वें वित्त आयोग सेम वही किया है कि अब की बार भी जो है कर वितरण में राज्य की हिस्सेदारी 41% में से ही दी जाएगी, ठीक है। और इसमें याद रखें, इसमें उपकर, अधिभार कर और संग्रहण लागत कर जो है शामिल नहीं किया गया। इन तीनों को छोड़ करके बाकी सभी शामिल हैं। अब उसका जुर्मा भाई आता है 36 कर, कि भाई इतना तो हम डिसाइड कर दिए कि 41% जो हिस्सा है उसको बांटेंगे, ठीक है। लेकिन उसको बांटेंगे कैसे, तो उसके लिए उसका जो सेकेंड जुर्मा भाई है 36 कर अंतरण, वो लेकर के आता है मानदंड कि चलिए आपने वो काम कर दिया है, तो ये जो 41% आप जो लिए हैं उसका बंटवारा हम कैसे करेंगे। उसके लिए मानदंड तैयार किया है। मानदंड तैयार किया है कि आय अंतरण किस राज्य का कितना है, कितना मदद करता है, वो योगदान करता है। जनसंख्या उसकी क्या है, जीडीपी में योगदान किया है, उसका क्षेत्रफल क्या है, पर्यावरण के हित में उन्होंने क्या क्या काम किया, इसके आधारित किया जाता है। जो जैसा अच्छा काम करता है वैसा उसको पैसा मिलेगा। आय अंतरण में
आय अंतरण की हिस्सेदारी रखी गई है 42.5%। इस 42.5% में से उन राज्यों को अच्छा दिया जाएगा, मतलब अच्छे बजट दिया जाएगा जिन्होंने आय में जो है केंद्र सरकार को अच्छे तरीके से मदद किया है। ठीक है, नेक्स्ट है जनसंख्या। 2011 की जनसंख्या के अनुसार जिन राज्यों ने जनसंख्या का नियंत्रण करके अच्छा रखा उनको इसमें डिमांड, मतलब उसको सर्वोच्चता स्थान दिया जाएगा, उसको सर्वोपरि माना जाएगा और उनमें जो 17.5% हिस्सा में दिया जाएगा सबको। जीडीपी योगदान में 10.5%, जीडीपी में जो जितना अच्छा योगदान करेगा उसको उतना अच्छा रकम मिलेगा, लेकिन याद रखें ये 10% जो हिस्सा है उसी में से सबको मिलेगा। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर जिस स्टेट का क्षेत्रफल जितना बड़ा हो उसको उसी के अनुसार अनुदान दिया जाएगा। जनांकीय प्रदर्शन जैसा रहे, अगर आप जेंडर इक्वालिटी करके रखे हैं अच्छा, और क्या कहते हैं जो प्रदर्शन है जनांकी उसको कंट्रोल करके रखे हैं, उस पर आपको दिया जाएगा, उस अनुदान दिया जाएगा, लेकिन याद रखो 10% में। वन एवं परिस्थितिकी में आप जैसा काम किया है वैसा वितरण दिया जाएगा। तो ये जो है मूल रूप से इसका पैमाना है, और इस पैमाना में आपको याद रखे जो बेहतर काम किया है, याद रखे कि जनसंख्या में जो ज़्यादा है उसको ज़्यादा मिलेगा नहीं, जनसंख्या जो कम करके रखा, नियंत्रित करके रखा, उसको बेहतर पैसा दिया जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल के अनुसार राज्य जितना बड़ा है उसके अकॉर्डिंग पैसा दिया जाएगा। इतना है। इस आयोग ने सिफारिश किया कि 16वें वित्त आयोग ने अनुदान सहायता के बारे में इन्होंने कहा है कि 5 वर्ष के लिए कुल जो है 9.47 लाख करोड़ अनुदान दिया जाए। ठीक है, उनमें से उन अनुदान में केवल स्थानीय निकाय और आपदा प्रबंधन को प्राथमिक दी जाती है, और को दी जाती है, लेकिन सबसे प्राइमरी स्थानीय निकाय और आपदा प्रबंधन रहेगा। स्थानीय निकाय के लिए आप इनमें से क्या करें, 8 लाख करोड़ रुपये निकाले। सोच लीजिए, स्थानीय निकाय के लिए 8 लाख करोड़ निकाल लिया गया। जो ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय है उनमें जो सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी काम है वो किया जाएगा। इस राशि में जो है मूल अनुदान 80% और निष्पादन अनुदान जो है 20% रहेगा। याद रख ले, स्थानीय निकाय के लिए 8 लाख दिया गया। अब आते आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन के लिए जो है आवंटित किया गया है 2,04,401 करोड़ रुपये। ठीक है, इनमें से केंद्र का हिस्सा रहेगा 1,55,916 रुपये रहेगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये कहा कि जो हिमालयी राज्य और उत्तर पूर्वी राज्य, इनको छोड़ करके जो भी राज्य है वहाँ पर मेरा जो कर का बंटवारा होगा 75 और 25 में होगा, मतलब 75 केंद्र का रहेगा, 25 राज्य का रहेगा, और उत्तर पूर्वी राज्य हिमालयी राज्य बच गया, उसमें 90% केंद्र का रहेगा और 10% राज्य का रहेगा। ठीक है, इतना है। अन्य सिफारिश क्या किया है, अन्य सिफारिश में है सरकार को हिदायत दी गई है कि आप जो राजकोषीय घाटा मैप तैयार करें और उसके अनुसार काम करें, ताकि जो है राजकोषीय घाटा को नियंत्रित किया जा सके। वित्त आयोग ने कहा है 2030 से 31 तक आप राजकोषीय घाटा को सीमा में ला करके रखें। केंद्र सरकार को हिदायत दी है कि आप अपना राजकोषीय घाटा 3.5% पर रखें, और राज्य सरकार से कहा गया है कि आप जो है अपना राजकोषीय घाटा अपने जीडीपी का जो है 3% रखें। केंद्र भी अपने जीडीपी का जो है 3.5% रखेगा और राज्य भी अपने जीडीपी का 3% रखेगा, ये कहा गया है। साथ में ये कहा गया है कि ऑफ बजट उधारी को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए और इसे समाप्त करके घाटे में शामिल किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं। और जो संयुक्त कर होता है, संयुक्त ऋण कर, केंद्र और राज्य सभी को मिला दे, तो उसका जो ऋण कर जो है वह जीडीपी का 73.1% से नीचे रखा जाए, ताकि जो है नुकसान देश को कम हो। अन्य सुधार की बात करें तो अन्य सुधार में कहा गया है कि सब्सिडी सुधार जो है किया जाए, जैसे जैम ट्रिनिटी के तहत जो है बिना शर्त प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण जो होता है उसको रोक लगा दिया जाए, इसमें जो मिसमैनेज होता है। ठीक है, उस पर रोक लगाने की सिफारिश की है। साथ ही ये कहा है कि सार्वजनिक उपक्रम जो है, जो उद्यम जो है वो बंद पड़ी हुई है, उसका सीमा तय किया गया है कि जो सार्वजनिक उपक्रम 3 साल से निष्क्रिय है पूर्ण रूप से, ठीक ना, इसमें 308 ऐसे सार्वजनिक उपकरण हैं जो निष्क्रिय है, उसको बंद करने की सिफारिश की गई है। साथ ही ये कहा गया जो पब्लिक सेक्टर 3 वर्षों तक घाटे में रह रही हो उसको क्या करे, या तो आप समाप्त कर दें, या उसका निजीकरण कर दें, या उसको पुनरुत्थान करने के सोचे, पुनर्मूल्यांकन करे उसके बारे में, ताकि वो कुछ कर सके। तो ये रहा 16वें वित्त आयोग की मूल सिफारिशें जो की गई है। याद रखें, वित्त आयोग से संबंधित सवाल पूछ दिए जाते हैं, इसके अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है और कितने सदस्य होते हैं, या
कौन सा निकाय है, संवैधानिक है कि वैधानिक है, किस अनुच्छेद में है, इन्होंने क्या क्या सिफारिशें की हैं, ये सब पूछ जाते हैं। जो पूछने वाले चीज़ है आपको वही रखे हैं, ज़्यादा किताब पलटने की जरूरत नहीं है, जो ज़रूरत पड़ना है वही पढ़ना है, ठीक है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर जाइए, IAS PCS एक्सेस सर्च मारिए, वहाँ आपको लोगो दिख जाएगा चैनल का, सर्च कर लिए, सारा का सारा PDF मिल जाएगा। इंस्टा ID पर जाइए, डेली करंट अपडेट वहाँ आपको मिलता रहेगा और आप वहाँ से अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। अच्छा लगे तो कमेंट में जवाब दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और देखते रहिए IAS PCS एक्सेस, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। धन्यवाद।